सामीन व हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। दोस्तों, हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जो हर जी रूह के अंदर मौजूद होता है। हर इंसान अपने वतन से, अपनी मिट्टी से प्यार करता है और यकीनन एक फितरी जज्बा है जो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती। हर इंसान के अंदर ये जज्बा मौजूद होता है और वो चाहता है कि वो अपने से ज्यादा अपने वतन को प्यार करे। जाहिर है कि इसी वजह से हर किस्म की और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार रहता है। ये जज्बा वही जज्बा है जिसने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया, जिसने बताया कि हम अपनी जानों पर खेलकर अपने मुल्क को आज़ाद फिजाएं मुहैया करा सकते हैं। तारीख गवाह है कि जब जब जज्बा हुब्बुल वतनी सीनों में परवान चढ़ा है, तब तब हमने अमन के साथ मुल्क को एक नए संगे मील से रोशनास कराया है। दोस्तों, जज्बा हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो हर किसी के अंदर है, यकीनी बात है, और हर कोई चाहता है कि हम अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप वतन से मोहब्बत करते हैं तो आप जहां भी, जिस दफ्तर में, जिस शोबे में या जिस महकमे में काम करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करें, तभी आपकी मोहब्बत का इजहार होगा। जो भी आप काम करते हैं, आप तालीमात से वाबस्ता हैं, आप दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, आप सहाफ़ी हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिंदगी किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हैं, तो अपने काम को ईमानदारी के साथ अंजाम दें। सबसे बड़ा मोहब्बत का जो इजहार है वो यही है कि आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, जाहिर है कि जब वतन से मोहब्बत करेंगे तभी हमारा वतन तरक्की की राहों में आगे और आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात मुकम्मल हो गई। चूंकि सभी फजल बैठी हुई मुझे देख रही हैं कि कब मैं खामोश हूं और कब कहूं। क्या ये सुनते हैं खबरों की सुर्खियां। सबसे पहले सबिहा की तरफ से तमाम सुनने वालों को पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, केम छो, कैसे मिजाज। मैं बहुत अच्छी हूँ और अब और भी अच्छी हो गई क्योंकि आपसे मुलाकात जो हो गई है। और जब आपसे मुलाकात होती है तो यकीन जानिए कि ये मुलाकात ज़हनो दिल पर काफ़ी खुशगवार असर डालती है। इतना सच्ची में कि अगली मुलाकात तक के लिए बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं। मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं हमारे दोस्तों की भी कुछ यही कैफियत होगी। वैसे सामीन, वाकई में कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिनसे मिलकर फरहत, ताजगी का एहसास होता है। सारा कोई जहन पर बोझ हो, परेशानी हो, कोई फिक्र हो तो ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। अब खुदा से यही दुआ करेंगे कि हमारी और आप की जो ये दोस्ती है, जो ये रिश्ता है, वो ऐसे ही चलता रहे, आमीन। चलिए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टैक्स की साफ और शफाफ मुहिम ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट की शुरुआत की। वजीर आजम ने कहा कि टैक्स की इस्लाहात की तवज्जो टैक्स की शरह में कमी और डायरेक्ट टैक्स के कवानीन को आसान बनाने पर है। वजीर आजम ने कहा कि टैक्स निज़ाम की इस्लाहात इस तरह की जाएंगी कि किसी को भी टैक्स अदा करने में ना कोई खौफ होगा और ना कोई दुश्वारी या परेशानी। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 16,95,982 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। इस वक्त शिफायाबी की शरह 70.77%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,30,391 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक, वो इस वक्त कोमा में हैं। कोविड-19 के 22 बरतानवी मईशत की हालत काफ़ी ख़राब और यूनान और तुर्की के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान फ्रांस का मशरक़ी बहरे रोम में फ़ौजी ताकत में इजाफा करने का मंसूबा। तो ये थी अब तक की अहम खबरें और अब एक और अहम काम करेंगे हम। आप भी जानते हैं, अब तक तो वाकिफ़ हो ही गए होंगे कि इसके बाद जो अगला सेगमेंट होता है वो आपकी सेहत के लिए हम लेकर आते हैं। किसी न किसी डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराते हैं, कुछ हिदायत होती हैं, कुछ तजावीज़ होती हैं। एक काम हम करते हैं, उसके बाद दूसरा जो काम होता है यानी उन हिदायत पर, उन तजावीज़ पर अमल करने का, वो काम आपका होता है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं आज। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, जे एन मेडिकल कॉलेज AMU में डायरेक्टर हूँ।
कोरोना वायरस जो इतना छोटा है कि आंख से दिखाई नहीं देता, उसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। कोरोना वायरस जो बीमारी करता है उसको हम कोविड-19 कहते हैं। जब कोविड-19 का मरीज खांसता है या छींकता है, उससे ड्रॉपलेट्स और एरोसोल जनरेट होते हैं। ड्रॉपलेट्स बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। एक बार खांसी में 3000 ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं। ये सरफेस पे सेटल हो जाते हैं। और एरोसोल जिनका साइज बहुत छोटा होता है वो हवा में 3 घंटे तक मौजूद रहते हैं। मरीज के खांसने या छींकने से ये एरोसोल के पार्टिकल जब दूसरे इंसान की नाक, मुंह और आँख के कांटेक्ट की म्यूकोजा के कांटेक्ट में आते हैं, या जब हम अपने हाथों से कंटेमिनेटेड सरफेस को छूते हैं और फिर उसके बाद हम हाथ नाक, मुंह या आँख पे लगा देते हैं, तो ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और फिर ये कोविड-19 की बीमारी करते हैं। इस बीमारी के लिए फ़िलहाल कोई तसल्ली बख्श दवा नहीं बनी है, तो इसका मतलब सिर्फ इस बीमारी को रोकना ही उसका इलाज है। मेडिकल में टर्म यूज़ की जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारी को रोकना उसके इलाज से बेहतर है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं उसी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को छुएं तो हम अपने नाक, मुंह या आँख को ना छुएं ताकि वायरस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में ना आए। सबसे अहम है कि हम अपने आप को घर में महदूद रखें। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे ऊपर है और वो डायबिटीज़ यानी शुगर, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर के मरीज हैं और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, वो घर से कतई बाहर ना निकलें, क्योंकि उनको कोरोना या कोविड-19 होने का खतरा आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा है। दूसरी अहम चीज़ फिजिकल डिस्टेंसिंग है, यानी कि जब भी हम बाहर निकलें भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर आप बाज़ार सामान खरीदने के लिए जाना चाहते हैं तो पहले आप पेपर पे सामान की लिस्ट बना लें ताकि आप दुकान से जल्दी से वो सब सामान खरीद के जल्दी से घर वापस आ जाएं, या आप अपने सामान की लिस्ट दुकानदार को व्हाट्सएप या SMS से भेज दें ताकि आपके पहुंचने से पहले वो आपका सामान तैयार रखे और आप उसको लेकर आ जाएं। जब आप घर वापस आएँ तो घर के दरवाजे को ना छुएं। घर का दरवाज़ा आवाज़ देके खुलवाएं, क्योंकि आपके हाथों में वायरस हो सकता है। उसके बाद घर में दाखिल होकर आप अपने हाथ साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए धोएं और मास्क और अपने कपड़ों को उतार कर गर्म पानी में धो के डाल दें। बेहतर होगा कि आप नहा लें। जब हम साबुन से हाथ को धोते हैं तो वायरस के ऊपर एक चर्बी की और फैट की कवरिंग होती है। वो चर्बी की कवरिंग साबुन से खुल जाती है, जिससे कि वायरस मर जाता है। अल्कोहल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करना है जब हाथ आपके साबुन गंदे ना हो। जब भी आप अल्कोहल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें तो उसके साथ कुछ एहतियात बरतना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद आप फ्लेम के पास ना जाएं। सैनिटाइज़र को अपनी गाड़ी के अंदर कभी मत छोड़ें, क्योंकि सख्त गर्मी के अंदर सैनिटाइज़र में आग लग सकती है और आपकी गाड़ी जो है जल सकती है। बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी अच्छा नहीं है। सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और इसके लिए बेहतर है कि हम बीच बीच में अपने हाथों को और ख़ास तौर से रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। 1 से 3% कोविड के मरीजों को कोविड कंजक्टिवाइटिस रिपोर्ट किया गया है।
कोविड कंजक्टिवाइटिस में मरीज की आंख लाल हो जाती है। आंख के मॉडल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो आंख का सफ़ेद हिस्सा है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं और इसके सामने ये जो गोल शीशा है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कंजक्टिवा एक बहुत पतली पॉलीथीन की तरह ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है जो कंजक्टिवा से शुरू होकर सफ़ेद वाले हिस्से को ढकती है। ऊपर की जो पलक है उसके रिफ्लेक्ट बैक होकर उसकी जो बैक सरफेस है उसको लाइन करती है। ऐसे ही नीचे ये जो नीचे की परत है उसकी अंदर की सरफेस को लाइन करती है। कोरोना और कोविड कंजक्टिवाइटिस में ये कंजक्टिवा लाल हो जाता है, यानी कि आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो हमको लाल दिखता है और दोनों पलकों के अंदर के हिस्सा भी हमको लाल दिखाई देता है। इसके साथ साथ मरीज को आँख से पानी बहता है और उसकी पलकें सूज जाती हैं। इसको हम पिंक आई भी कहते हैं। पिंक आई होने का मतलब ज़रूरी नहीं कि ये कोविड कंजक्टिवाइटिस है। पिंक आई की और भी वजह हैं, जैसे एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस जिसको हम आमतौर पे फ्लू कहते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस, और आजकल गर्मी का सीजन है, इन दिनों में सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जिसको कि हम क्रेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं वो भी बहुत कॉमन है, और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो इन सभी कंडीशंस में भी आँख लाल हो जाती है। तो अगर आपकी आँख लाल हो जाए तो बेहतर है कि आप आँख के डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके हिसाब से अपना इलाज करवाएं। मास्क को बांधने का तरीका ये है कि इसको ऊपर नाक के ऊपर रख के आप इसको पीछे पहले ऊपर वाले हिस्से को बांध लें और उसके बाद नीचे वाले हिस्से को बांध लें। कभी भी मास्क की जो सामने की सरफेस है इसको टच मत करें जब आप बाहर से होकर आए, क्योंकि इसके ऊपर वायरस है। जब आप मास्क को उतारें तो आप फिर पीछे से जाके उसको पहले जो नीचे की उसकी स्ट्रेप है पहले उसको खोलें और उसके बाद जो ऊपर वाली स्ट्रेप है फिर आप उसको खोलें और इस तरह उठा के उसको आगे की सरफेस को टच किए बिना साबुन और पानी के घोल में डाल दें। दोस्तों, कहते हैं कि इस रब्बे कायनात ने जिसने इस दुनिया को बनाया, वाहे गुरु, भगवान, अल्लाह, जिस नाम से आप चाहे पुकारे, एक सुपर पावर है जो तमाम दुनिया को चला रहा है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर शय की जान है। जाहिर है कि वो सबसे अजीम है, सबसे बुलंद है। आइए उसी रब्बे कायनात के हुजूर मुनाजात पेश करें ज़ीनत कामिल के साथ। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे
तेरी खातिर हो मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। ज़माना ढल रहा है अब नई तहज़ीब में, लेकिन ज़माना ढल रहा है अब नई तहज़ीब में, लेकिन मेरा हर रंग में ढल जाना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हर रंग में ढल जाना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है मेरा हाजत रवा तू है। मेरा मुश्किल कुशा तू है मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनन दिलो दिमाग को ताजगी का एहसास हुआ होगा और इस खूबसूरत आवाज को सुनकर यकीनन आपके दिल में या सुकून हुआ होगा, आपके दिल को ताजगी मिली होगी। सिर्फ ये आवाज सुनकर या ये कहिए कि ये साज और ये सोच सुनकर मेरे जहन में ये मिसरा आ रहा है, बल्कि ये कहिए कि ये शेर आ रहा है उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। हम दुआ हुए हैं कि मोहतरमा जीनत कामिल मुस्तकबिल में अच्छी नातखां बने और मजीद तरक्की के मनाजिल तय करें। तो दोस्तों, ये तो रही गुफ्तगू कुछ जहनी एनर्जी के हवाले से। अब दुनियावी एनर्जी की बात करते हैं। जाहिर है कि इंसान ने जब से तरक्की की मनाजिल तय करनी शुरू की है, एनर्जी उसका सबसे बड़ा जरिया रहा है। हम अभी तक बिजली की जो तवानाई है उसी पर मुनहसिर थे, लेकिन अब अल्टरनेट एनर्जी की भी बात होने लगी है और इसमें सबसे अहम काम है सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी क्या है, इससे किस तरह हम फायदा उठा सकते हैं या ये हमारी तरक्की में किस तरह माविन हो सकती है, इन तमाम बातों के सब जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान अलवी। आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जाकिर हुसैन इंजीनियर कॉलेज अलीगढ़ में बाहिसियत एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। बिजली पैदा करने के जो तरीके, ऐसे तरीके जिनसे कि एनवायरनमेंट के ऊपर कोई मनफी असरात नहीं आते, उनमें आजकल सरे फहरिस्त है सोलर पावर प्लांट, यानी कि सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने वाला प्लांट। ये प्लांट इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर आप सोलर पैनल, जो इसका मेन कंपोनेंट है, उसको आप सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो उस सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देता है। इसकी सबसे
खास बात यह है कि इसको आप लगाने के लिए आपको कोई अलग जगह की ज़रूरत नहीं है और आप अपने घर की छत पे, ऑफिस की छत पर या किसी खाली जगह में लगा सकते हैं। जो बिजली सोलर पैनल पैदा करता है वो डीसी फॉर्म में होती है। हम बिजली के दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक डीसी कहलाता है, एक एसी कहलाता है। जो हम घर में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो बिजली एसी फॉर्म में होती है। तो जो बिजली सोलर पैनल से पैदा होती है उसको डीसी से एसी में बदलने के लिए हम एक इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो तो इसके ज़रूरी कंपोनेंट हैं, सोलर पैनल और इन्वर्टर। उसके बाद इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको बैटरी में सेव कर सकते हैं या फिर हम इसको जो जिस सिस्टम से हमारे घर में बिजली आ रही है पावर कॉर्पोरेशन की, जिसको कि हम ग्रिड बोलते हैं, हम उस ग्रिड से भी कनेक्ट कर देते हैं, जिनको हम ऑन ग्रिड प्लांट बोलते हैं। आज कल सबसे ज़्यादा जो चलन है वो ऑन ग्रिड पावर प्लांट का है, ख़ास तौर से उन जगहों पर जहाँ पर कि बिजली, पावर ग्रिड की बिजली ज़्यादातर वक्त आती है। ये प्लांट बिजली बचाने का, यानी बिजली का बिल बचाने का काम करता है, ना कि ये बैकअप का काम करेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास अगर बिजली नहीं आ रही है तो ये आप इससे बिजली ले सकें। उस केस में आपको बैटरी सिस्टम पर जाना होगा, जो कि महंगा भी है और उसमें मेंटेनेंस भी होता है। तो ये जो ऑन ग्रिड प्लांट है ये इस उसूल पे काम करता है कि आप का जो सोलर पैनल आपने लगाए वो इन्वर्टर से उस बिजली को, डीसी को एसी में बदलेगा और उस एसी को आप जो आपको घर में जितना ज़रूरत है इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो जो बचा हुआ है वो आपके यहाँ ग्रिड से ही आएगा, जैसे आ रहा था। मान लीजिए कि आपको एक दिन में 5 यूनिट की ज़रूरत थी आपके घर में, और दिन के टाइम में आपके सोलर प्लांट ने, जो कि छत पर लगाया आपने, उसने 3 यूनिट आपको दिए। तो आप 3 यूनिट आपके ये फ्री हो गए और 2 यूनिट आपने ग्रिड से लेंगे अपने आप, और ये सिस्टम ऑटोमेटिक होगा। इसमें किसी को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसमें ये ज़रूरत है कि आप कुछ अप्लायंसेज यानी कुछ पंखे और ट्यूब्स सोलर से चल रही हैं और कुछ ग्रिड से चल रही हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको किसी अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है, वही सिस्टम उसी मीटर पर, उसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ये प्लांट पैनल भी आपका लग जाएगा। इसकी दूसरी अहम बात यह है, ख़ास बात, कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ज़रूरत है घर की वो कम है और जो आपके छत पर सोलर प्लांट लगा हुआ है उससे जो बिजली पैदा हो रही है वो ज़्यादा है। तो ये जो ऑन ग्रिड प्लांट कहलाता है, ये क्या करेगा कि जो ज़्यादा बिजली पैदा हुई उसको ये ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देगा, और ये उसी सिस्टम के से होगा जो आपके घर में पहले से, जिन तारों से आपके घर में बिजली आ रही है उन्हीं तारों से ये बिजली वापस ग्रिड में चली जाएगी। आपको फ़ायदा ये होगा कि अब आपको इसका क्रेडिट मिलेगा, यानी कि आप बजाय आप कंज्यूमर के आप सेलर बन जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। इस बिजली का दूसरा अहम पहलू क्या है? पहले तो आपकी बिजली के बिल की बचत हुई, दूसरा अहम पहलू यह है कि इसकी वजह से हम जो बिजली इस तरीके से पैदा कर रहे हैं उसको हम, जो हमारा तरीका है कोयले से बिजली आमतौर पर पैदा करने का, उतनी यूनिट्स को हम उससे हटा दे रहे हैं। तो कोयले से बिजली पैदा करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे एनवायरनमेंट के ऊपर जो निगेटिव असरात हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, उसकी हम बचत कर रहे हैं। यानी 1 यूनिट बिजली अगर हम इससे बनाते हैं तो 850 ग्राम CO2 हम बनने से रोकते हैं। तो ग्रिड कनेक्टेड प्लांट से हमको ना सिर्फ ये कि हमारी बिजली की बचत, बिल की बचत हो रही है, बल्कि हम एनवायरनमेंट को बचाने में भी अपना अहम कंट्रीब्यूशन ताउन दे रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे इसके पहलू हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, उसके ऊपर फिर कभी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद है दोस्तों गुफ्तगू मालूमाती रही होगी और यकीनन किस तरह से हम सूरज की इस तपिश का फायदा उठा सकते हैं, इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। आइए एक मरतबा फिर चलें मौसीकी की महफिल में, जहां गजल सराहें डॉक्टर रोशन भारती, कलाम है डॉक्टर बशीर बद्र का। समात फरमाएं। Oh
यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया, उसे भूलने की दुआ करो। वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा कभी हुस्न पर्दनशी भी हो, जरा शिकाना लिबास में। कभी कभी हुस्न पर्दनशी भी हो, जरा आशिकाना लिबास में, जरा आशिकाना लिबास में।
मैं बन संवर के कहीं चल, मेरे साथ तुम भी चला करो, बेसबब मेरा कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर यहाँ फासले से फिदा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, उससे चुप के पढ़ा करो, उसे चुप के पढ़ा करो, उसे चुप के पढ़ा करो। उम्मीद है दोस्तों गजल आपको पसंद आई होगी। ये गजल मुझे भी बहुत पसंद है, और बात की जाए तो आजकल के माहौल के हवाले से यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, ये मिसरा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जब आप अपने घरों में रहेंगे तो आपकी सेहत खुद ब खुद आपके साथ रहेगी और अच्छी रहेगी। जी हाँ, सेहत का मसला ये है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ निकलिए ताकि आपकी सेहत मुतासिर ना हो। मास्क लगाइए, हाथ बार बार धोइए, आते वक्त भी और जाते वक्त भी, और नन्हे मुन्ने बच्चों को भी आते जाते वक्त हाथ जरूर धुलवाएं, उनके भी मुंह पर मास्क लगाएं और ज्यादा देर उनको बाहर ना रखें। ज्यादा बेहतर है कि आप अपने ही घरों में रहें। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अब अपने मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।